आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुखोई 30 के लिए बनाए जाने वाले विरूपाक्षा रेडार के बारे में। इस रेडार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है और इस वीडियो के दौरान हम लोग इसी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ रेडार इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके साथ में शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे उनको एक्स्ट्रा सिंप्लीफाई करने की। भारत में जो पहला एईसा रेडार बनाया गया था उसका नाम था उत्तम और इसको LCA तेजस के लिए बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर जब तेजस को डेवलप किया गया था तो आइडिया था कि इसको MiG-21 के हैंगर्स में रखा जा सके और फॉरवर्ड एरियाज में जो MiG-21 के शेल्टर्स हैं उनमें ये आसानी से आ सके। यही कारण था कि इसको एक छोटा एयरक्राफ्ट बनाया गया था और साइज में छोटा होने के चलते इसकी नोज कोन भी छोटी है। यही कारण है कि उत्तम के साथ में बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स थे और उस रेडार को इन सभी कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। सुखोई 30 के केस में ये कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है और डिजाइनर्स के पास में काफी जगह है एक और बेहतर रेडार बनाकर अकोमोडेट करने के लिए। इसी कोशिश में जो विरूपाक्षा रेडार बनाया जा रहा है उसमें बीम स्टीयरिंग के साथ साथ रेडार स्टीयरिंग भी होने वाली है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस समय एईसा कैटेगरी में वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रेडार्स में से एक है कैप्टर ई रेडार। ये यूरोफाइटर टाइफून में यूज किया जाता है और जो चीज इसको अपनी कैटेगरी में बेस्ट बनाती है वो है इसकी स्टीयर करने की कैपेबिलिटी। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये रेडार एईसा होने के बावजूद मूव कर सकता है और इस मूवमेंट के चलते इसका स्कैनिंग एरिया बढ़ जाता है। पर्सनली मैं यहाँ पर चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा और आपको बिल्कुल भी ये दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं बटलर, मैट्रिक्स एक्सेट्रा जैसे टॉपिक्स आपके सामने फेंक देता, जिसके बाद ना ही आपको चीजें समझ में आती और ना ही मैं एक्सप्लेन कर पाता। इसी वजह से मैं यहाँ पर चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। पुराने रेडार्स को आप एक प्लेट की तरह अज्यूम कर सकते हैं और आपको जिस तरफ रेडार से स्कैनिंग करनी होती थी आप प्लेट को उस तरफ मूव कर देते थे। एईसा रेडार के केस में आपको एंटेना प्लेट को मूव करने की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली फेस शिफ्टिंग के चलते यहाँ पर बीम ऑलरेडी स्टीयर हो जाती है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास में एंटेना प्लेट को मूव करने की क्षमता हो और इस एंटेना प्लेट के ऊपर जो ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं वो भी बीम को इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर कर सके तो सडनली आपका कवरेज एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम लोग दोनों एक्सेस की बात कर रहे हैं, एज़िमुथ और एलिवेशन दोनों में, यानी कि ऊपर और नीचे और साइडवाइज दोनों तरफ आप ज्यादा वाइड एंगल्स पर चीजों को डिटेक्ट कर पाएंगे और इस क्षमता के साथ में Su-30 MKI की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरे वर्ल्ड में दो ही ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो इस तरीके की सिचुएशनल अवेयरनेस रखते हैं। पहला एयरक्राफ्ट ऑब्वियसली यूरोफाइटर टाइफून है क्योंकि इसमें यूज किए जाने वाला कैप्टर ई एईसा रेडार वर्ल्ड में इकलौता ऐसा रेडार है जो बीम स्टीयरिंग के साथ साथ रेडार स्टीयरिंग भी कर सकता है। इसके अलावा इसी तरीके की क्षमताओं वाला जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो Su-57 है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट में अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। इस एयरक्राफ्ट में इसके चीक्स के दोनों तरफ दो एडिशनल रेडार पैनल्स माउंट किए गए हैं जिससे इसकी साइडवाइज कवरेज बढ़ जाती है। हालांकि ऊपर और नीचे की कवरेज यहाँ पर नहीं बढ़ी है और इसी वजह से यूरोफाइटर टाइफून में यूज होने वाला कैप्टर ई रेडार प्रैक्टिकली वर्ल्ड का बेस्ट एईसा रेडार है। अब भारत में Su-30 MKI के अपग्रेड में जो विरूपाक्षा रेडार यूज किया जाएगा उसमें एग्जैक्टली इसी तरीके की क्षमता ऐड की जा रही है और ये रेडार यूरोफाइटर टाइफून के कैप्टर ई रेडार की ही तरह ज्यादा वाइड एंगल्स में ज्यादा बेहतर कवरेज प्रोवाइड कर सकेगा। चलिए, ये तो हो गई टेक्निकल कैपेबिलिटीज, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन के पीछे जो थॉट प्रोसेस जाता है उसको भी समझना जरूरी है। आमतौर पर भारत में जो लोग डिफेंस के ऊपर कमेंट्री करते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आता। अगर आने वाले 30 सालों में भारत की रेडार रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो एक्स बैंड एईसा रेडार कैटेगरी में भारत को लगभग 800 से ज्यादा रेडार्स की आवश्यकता है। ये रेडार्स तेजस मार्क 1A में जाएंगे, तेजस मार्क 2 में जाएंगे, आमका मार्क 1 में जाएंगे, आमका मार्क 2 में जाएंगे, Su-30 MKI के ऊपर जाएंगे, ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर के ऊपर जाएंगे और आने वाले दूसरे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएंगे। यानी कि मेरा ये 800 का नंबर एक कंजर्वेटिव नंबर है और यहाँ से 3 साल पहले तक अगर भारत में रेडार बनाने की क्षमता वाली कंपनियों की आप बात करेंगे तो आपको केवल एक ही नाम दिखाई देता था, वो था BEL। लेकिन DRDO की तरफ से उत्तम एईसा रेडार बनाने के बाद में ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को पास ऑन की गई और अब BEL के अलावा दो और ऐसी कंपनीज हैं जो देश में रेडार बना सकती हैं। ये कंपनीज हैं अस्त्रा माइक्रोवेव और डेटा पैटर्न्स। ये कंपनीज नई कंपनीज हैं और इनको अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। यही कारण था कि भारत सरकार की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया जहां पर तेजस मार्क 1A के 21st यूनिट से नहीं 41st यूनिट से उत्तम एईसा प्लान किया गया है ताकि ये कंपनीज उत्तम एईसा बना सके और BEL को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जा सके। ओवरऑल एयरक्राफ्ट को लेकर अगर इंजन को छोड़ दिया जाए तो भारत सरकार की लगभग हर जगह पर प्लानिंग सही रही है
इनफैक्ट इंजन सिचुएशन भी काफी सही चल रही थी, लेकिन अब जिस सिचुएशन में जीई पहुंच चुका है उसके चलते भारत की परेशानियां बढ़ी हैं। पर्सनली मैं थोड़ा होपफुल हूँ कि सितंबर में कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है, लेकिन उसके लिए अभी हम लोग चीजों को स्पेकुलेट नहीं करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।